नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय किस तरीके से बढ़ता है उसके ऊपर शायद दर्जनों एपिसोड में अपने चैनलों पर कर चुका हूं। मैं ही क्या, आप सबने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो जेम्स ऑफ जुडिशरी है, इसका अनुभव अपने जीवन में जरूर किया होगा। खुद नहीं किया होगा, दोस्त के माध्यम से किया होगा, रिश्तेदार के माध्यम से किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पाला इस जुडिशियल सिस्टम से, इस न्याय व्यवस्था से जरूर पड़ा होगा। लेकिन पहली बार बड़े ही फिल्मी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट का पाला एक ऐसे व्यक्ति से पड़ा जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना केस लड़ने के लिए लॉ की डिग्री हासिल की। और जब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो केस पहली दृष्टया में तो समझ ही नहीं आया। पहले उन्होंने प्रयास किया कि उस केस को बाहर फेंक दिया जाए, फिर जब उन्होंने उसकी ग्रेविटी को समझा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, तो उस केस को एक्सेप्ट किया, लेकिन पहली बार में समझ नहीं आया। उन्होंने फिर एक एमाइकस क्यूरी को नियुक्त किया, यानी कोई पूर्व जस्टिस होता है या कोई वकील होता है कि भैया पहले इस केस को समझो, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या है इसकी निटिग्रिटी, उसे समझो, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करो और हमें भेजो, तब जाकर हम इस केस के ऊपर आगे सुनवाई कर पाएंगे। एक व्यक्ति है एडवोकेट रवि कुमार, प्रोफेशन से कुछ और करते थे वो। तो वो जब अपनी पिटीशन लेकर, और लेकिन इस केस के लिए उन्होंने एलएलबी की, जब वो इस पिटीशन को लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की कोर्ट में पहुंचे, तो पहले तो ऐसा लगा कि जैसे ये पिटीशन बाहर फेंक दी जाएगी। जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो ये बोले कि तुम ये पिटीशन जो लेकर आए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम इसके लिए पब्लिसिटी स्टंट चाहते हो। तुम ये चाहते हो कि तुम बाहर जाओ और ये कहो कि देखो मैंने एक ये पिटीशन फाइल की है, और उससे तुम्हें पब्लिसिटी हासिल मिले। और क्या थी पिटीशन? पिटीशन ये थी कि जो हाई कोर्ट है और ट्राइब्यूनल है, उसके 6 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग है, और उस ट्राइब्यूनल और उस हाई कोर्ट के फॉर्मर जजेस हैं और प्रेजेंट जजेस हैं, ऐसे 6 के ऊपर एफआईआर दर्ज। पट्टे को शायद ये नहीं पता कि भारत में करोड़ों रुपए जब घर में मिल जाते हैं ना किसी जज साहब के, अब बोरों में धू धू करके आग लगती है, घर के बाहर भी नोट उड़ उड़ के जा रहे होते हैं, फायर ब्रिगेड वीडियो बना लेती है, मतलब मीडिया में सब छा जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब भी भारत का चीफ जस्टिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाता। कोई कानून नहीं है, और यह भी इस केस में आता है। लेकिन वो व्यक्ति जिस तरीके से अड़ा रहता है, खैर आगे केस में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वो व्यक्ति अड़ा रहा और अपनी बात को लेकर पहुंचा, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में कई सवाल खड़े करे। उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है, जब सूर्यकांत कहते हैं कि तुम पब्लिसिटी स्टंट चाहते हो, वो कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं था यहां पे इस बेंच में आए, मैं तो चाहता था कि जो कोर्ट नंबर 1 है, जो चीफ जस्टिस की जो कोर्ट है, वहां पर ये केस जाना चाहिए था, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो इस बेंच के पास में आया हूं। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, मतलब आप यहाँ केस लड़ने आए हो कि बेंच हंट करने आए हो? कह रहे नहीं नहीं नहीं, कोई बेंच वेंच हंट करने नहीं आया हूं, मैं तो अपना केस लड़ने आया हूं, अपनी बात बताने आया हूं। और बताया कि भैया जो मेरा केस है वो इस तरीके से है कि मैं इसरो का एक एग्जाम हुआ, मैं उसमें बैठा, मैंने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम टॉप किया, सबसे ज्यादा नंबर थे मेरे, रैंक 1 आ गई मेरी। लेकिन अचानक से रिजल्ट में यह बता दिया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा अब से, जिसकी वजह से मेरी रैंक गिर जाती है। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं होता, जब एग्जाम होता है तब नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं होता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई जिक्र नहीं होता, और अचानक से एंड टाइम पे नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मेरी रैंक गिर जाती है। और यही केस लेकर मैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में गया, और ट्राइब्यूनल ने जो मेरा केस है उसमें यही माना कि नहीं नहीं, नॉर्मलाइजेशन लागू रहेगा। वो अलग बात है कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था, और ये केस की सेंसिटिविटी ऐसी थी कि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी एफिडेविट मांगे गए, पीएमओ से भी मांगे गए, अलग अलग जगह से मंगाए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड में ये कह दिया गया नॉर्मलाइजेशन लागू रहेगा। और यही नहीं, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का केस लगाकर 3 महीने की सजा सुना दी गई। वो अलग बात है कि मुझे 8 हफ्ते का समय दिया गया कि आप हाईकोर्ट जाइए और वहां जाकर बात कीजिए। और इस दौरान एक और चीज हुई। सबसे पहले जो निर्णय आ जाता है, जब जब ये केस पहुंचता है सामने बेंच के, तो वो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम इस केस को अभी समझ रहे हैं, इसे एडजर्न कर देते हैं। मतलब
ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में जब ये केस जाता है तो हाई कोर्ट कहती है कि अभी हम इस केस को समझ रहे हैं और एडजर्न कर देते हैं। और 10 दिन बाद वहां के रजिस्ट्रार का फोन मुझे आता है, वो ये कहता है कि आपके केस को बंद कर दिया गया है और ये मान लिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। यानी कि जो एडजर्नमेंट हुआ था आगे के लिए कि अगली सुनवाई होगी, अगले तारीख पर सुनवाई की जाएगी, वो जो निर्णय था वो फाड़ दिया गया। उसकी जगह उसी दिन, यानी एक केस में एक ही दिन में 2 निर्णय आए, पहले एडजर्नमेंट का है और दोबारा में आया कि नहीं नॉर्मलाइजेशन लागू रहेगा और आपकी जो रैंक है वो घट जाएगी। तो इसी चीज को लेकर वो 6 जजेस और ट्रिब्यूनल के मेंबरों के ऊपर केस चाहते हैं। एक तो आपने फॉर्जरी की, झूठ हुआ, इन चीज को लेकर वो कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट ने कहा कि भैया आप ये मुद्दा खुद ही सुनेंगे या कोई और है आपके लिए? उसने कहा कि साहब मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने डीयू से बीटेक की है, मैं आईआईएम कोझिकोड से एमबीए किया है और सिर्फ इस केस के लिए मैंने अपनी एलएलबी की है और मैं चाहता हूं कि इन जजेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उसके बाद तो जज साहब एकदम से उन्हें समझ नहीं आया क्या किया जाए। तो जज साहब ने कहा आप ऑर्डिनरी नहीं, आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसने कहा नहीं जज साहब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए मैंने एलएलबी की है। उसके बाद जज साहब पूछते हैं किस कानून के आधार पर आप चाहते हैं कि इन जजेस के खिलाफ एफआईआर फाइल की जाए? तो उसने कहा कि साहब, और उन्होंने एक और चीज कही जस्टिस साहब ने कि आप इसी केस में माफी भी मांग चुके हैं, क्योंकि 3 महीने की जो सजा हुई थी ट्राइब्यूनल से, वही सजा हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी थी। क्योंकि आपने कंटेम्प्ट किया है, आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो हम आपका नॉर्मलाइजेशन तो लागू रहेगा, साथ ही आप पे 3 महीने की सजा भी है। तो आपने तो उसमें अपॉलॉजी कर ली है, माफी मांग ली है। अब आप आ रही हो कुछ समय बाद कि भैया उन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और किस कानून के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ये भी बता दो। उसने कहा साहब मैंने कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी थी, मुझसे जबरदस्ती अपॉलॉजी मंगवाई गई थी, वी गिरी नाम के एक जस्टिस साहब थे उनके द्वारा, और मैं उस अपॉलॉजी को कुछ नहीं मानता हूं, मैं यहां आया हूं और एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो जज साहब ने कहा ऐसा करते हैं कि आपका केस बहुत ही हाई प्रोफाइल है और हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उससे बाहर का केस है भाई, हम समझ नहीं पाएंगे। मतलब जब ये केस शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि इस केस को बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जज साहब को समझ आया कि भाई पहली बात तो ये पढ़ा लिखा आदमी है, अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से ड्राफ्ट करके और आर्ग्यू करने के लिए तैयार है, और जिस तरीके से पिछले साल भर से कम खुलकर हर कोई जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, जिस तरह का बैकलैश उन्हें मिल रहा है, हालात ये हो गए कि चीफ जस्टिस साहब को यह कहना पड़ा कि भैया ऐसा है कि हमें अब सोशल मीडिया की स्क्रूटनी भी झेलनी पड़ रही है। यह हालत है कि अब सोशल मीडिया पे जस्टिस वर्मा की बात होती है, एक पूर्व चीफ जस्टिस है जो बंगला नहीं छोड़ रहे उनकी बात होती है, हर एक की बात होने लगी है। तो उन्हें लगा कि फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए और सरकार को कोई ऐसा मौका ना मिल जाए हमारे खिलाफ कोई एनजीएसी और ये सब लाने का, तो मजबूरी में उन्हें केस हासिल एक तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया बौद्धिक क्षमता हमारी सीमित है, हम ऐसा करते हैं कि अमाइकस क्यूरी इसमें बना देते हैं और वी गिरी साहब को बना देते हैं। उसने कहा हमें नहीं बनवाना वी गिरी साहब को, मैं उनसे कोई सहमत नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए न्याय कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर किसे किया जाए? उन्होंने फिर एक नाम और आया, मुरलीधरन साहब, एस मुरलीधरन। उन्होंने कहा ये ठीक है, मैं इनके लिए तैयार हूं। अब उनके पास वो पहुंचा है, वो रिपोर्ट तैयार करके जस्टिस साहब को देंगे, तब जाकर ये केस आगे बढ़ेगा। मतलब एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी चाहे, इस चीज में कई सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि अगर एक साधारण व्यक्ति भी चाहे और सही में चाहे तो वो इस व्यवस्था में भी डेंट डाल सकता है, इससे भी सवाल पूछ सकता है और मजबूरन उसे जवाब देने के लिए सामने आना पड़ेगा। यह स्थिति क्रिएट की जा सकती है अगर सही तरीके से उन्हीं के हथियारों का इस्तेमाल कर कर उन्हीं से सवाल पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है एक सिस्टम के तहत। और ये देखिए इसी सिस्टम में जजेस एक दूसरे को या न्याय व्यवस्था में एक दूसरे को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि जस्टिस के घर पैसा मिलता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। कुछ जजेस किस तरीके से नेग्लिजेंस, अब उसने तो नेग्लिजेंस की ही बात की या जिस भी इंटेंट की बात की, जो भी वो व्यक्ति अपनी पिटीशन में फाइल करना चाहता कि उसके तहत आपने जाकर ये निर्णय दिए हैं, वो भी गलत है। अगर नॉर्मलाइजेशन आपके नोटिफिकेशन में नहीं था तो किस तरीके से आपने लागू कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परतें हैं इसके अंदर। अगर ये केस आगे बढ़ता है, अब कितना आगे जाएगा उसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि
सिस्टम बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत हैवी है, बहुत लोग इसमें निश्चित तौर पर इन्वॉल्व होंगे। अगर बात पीएमओ तक चली गई है तो बहुत सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, इसरो जैसी संस्था इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन ये निश्चित तौर पर सवाल उठाता है उस न्याय व्यवस्था के ऊपर। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति, उसे खुद एलएलबी करनी पड़ी, यानी उसे और वकीलों पर भी भरोसा नहीं था कि वो मेरा केस मेरी तरीके से, मेरी भाषा में, मेरी शब्दावली में वो रख पाएंगे। और ये वो देश है जहां लगभग 70-80% लोग ऐसे हैं कि अगर सेशंस कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो हाई कोर्ट में जाने की स्थिति में नहीं है, हाई कोर्ट में दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्थिति नहीं है। इस देश में आज भी हजारों लोग जेल में सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पास जमानत का, बेल बॉन्ड का पैसा देने के लिए नहीं है। तो इसी न्याय व्यवस्था में एक व्यक्ति खड़ा होता है, अपनी बात रखता है, सुप्रीम कोर्ट पहले उसमें मना करती है और फिर उसे सुनना पड़ता है। तो यह भी एक बिरला उदाहरण है। फिल्मों में देखा था मैंने, या फिल्मों में ही सुना होगा आपने कि भैया एक व्यक्ति में ईगो जागती है और सीधा उसमें दिखाते हैं 20 साल बाद और वो वकील बन जाता है और वो वहां पहुंच जाता है। कुछ कुछ वही है, बिल्कुल सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ। खैर, जो अगर जिस हिसाब से मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और थोड़ा बहुत पढ़ा, तो इसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति कोई बहुत दूर पहुंच पाएगा लेकिन उसकी उम्मीद कम है। लेकिन कम से कम उसने गेट खोला है, चर्चा को के लिए एक नया रास्ता खोला है लोगों के लिए। अगर जज साहब भी अकाउंटेबल बन पाए तो इससे बेहतर शायद कुछ नहीं होगा। जो 4 स्तंभ बोले जाते हैं ना डेमोक्रेसी के, उसमें जो सबसे जर्जर स्थिति में आज स्तंभ है वो भारतीय न्याय व्यवस्था है। और उसमें अगर सवाल पूछे जाएंगे और जवाब जरूर निश्चित तौर पर देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। और उसकी शुरुआत रवि कुमार जैसे लोगों ने की है। अब मजबूरी है, सिस्टम ऐसा है, आदमी को मरता क्या ना करता, लड़ना पड़ता है। बहुत बेहतर है। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।